नमस्कार मित्रों, मैं अंजना किशनपुरी, पीएचडी शोधार्थी, सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। आज हमारा विषय है इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, एजाइल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल। इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस से अर्थ है कि हमें क्या करना है, जो भी हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको एनालिसिस करना है। अब यहाँ ये कौन करता है और कौन करवाता है, ठीक है। यहाँ सिस्टम एनालिस्ट का काम है इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना। किसके द्वारा? कस्टमर के द्वारा। जो कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट दे रहा है, जिसकी जो जो ज़रूरतें हैं कि उसे किस तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो वो सिस्टम एनालिस्ट को अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताता है और उन्हीं इन्फॉर्मेशन को सिस्टम एनालिस्ट गैदर करता है और फिर उसकी एनालिसिस करता है। इसी के आधार पर हम दो मॉडल्स देखने वाले हैं, एजाइल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल। पहला मॉडल है एजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल इटरेटिव एवं इंक्रीमेंटल मॉडल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। अब इटरेटिव मॉडल तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि इटरेशन को फॉलो किया जाता है। हम वापस से एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाके परिवर्तन कर सकते हैं और प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल शायद न्यू टर्म होगी, ठीक है। ये भी एक तरह का मॉडल है। ये इंक्रीमेंटल मॉडल ऐसा है, ये सेम इटरेटिव मॉडल और वाटरफॉल मॉडल की तरह ही होता है। बस इस मॉडल में ये होता है कि इसमें जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता है, जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे ये मॉडल भी उसमें परिवर्तन करते हुए काम करते जाता है। तो उसी का कॉम्बिनेशन है एजाइल मॉडल। एजाइल वर्ड से ही मीनिंग आता है कि बहुत मतलब फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, लचीलापन। तो ये ऐसा मॉडल है कि बहुत इजी मॉडल है। इसमें आप कैसे भी आप वापस भी जाके इसमें काम कर सकते हो फेजेस में, ठीक है ना। कि किसी फेज़ में कोई परिवर्तन आपको करना है, कोई फेज़ पहले कंप्लीट हो गया है और फिर आप दूसरे फेज़ में आ गए हैं, फिर दूसरा फेज़ कंप्लीट हो गया, फिर आप तीसरे फेज़ में आ गए हैं। लेकिन अब तीसरे फेज़ में जब आप आए हैं तो आपको लग रहा है कि पहले दूसरे फेज़ में कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है, तो आप दूसरे फेज़ में जाके परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। या उसमें कुछ नया परिवर्तन किया और उसके बाद कुछ नया जोड़ना भी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए इसी प्रकार ये इंक्रीमेंटल मॉडल और इटरेटिव मॉडल को जस्टिफाई करता है। एजाइल मॉडल में प्रोसेस एडेप्टेबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर ध्यान दिया जाता है। अब प्रोसेस एडेप्टेबिलिटी मीन्स कि जो प्रक्रिया है वो कितनी हमारे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो डेवलप की जा रही है उसके अकॉर्डिंग कितनी अनुकूल है। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर ध्यान दिया जाता है कि हमारा जो कस्टमर है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग पूरा काम हुआ है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है या नहीं। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इम्पोर्टेंस रखता है। एजाइल मॉडल में पहले के समय ऐसा होता था कि इटरेटिव मॉडल और वाटरफॉल मॉडल का ही यूज़ किया जाता था सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। लेकिन जब आज के समय में डेवलपर्स को उन मॉडल्स को यूज़ करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल यदि हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर रिजिडिटी आ जाती है कि आपको पहले एक फ़ेज़, जो पहला फ़ेज़ है उसको पहले कंप्लीट करना ज़रूरी है। जब आप उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं तभी आप दूसरे फेज़ में एंटर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप पहले फेज़ में जाके फिर कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और इटरेटिव मॉडल में ये था कि आप वापस जाके तो परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन आपको उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए थे, और जब वापस जाएंगे और फिर वापस आएंगे तो ये जो बार बार इटरेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें समय भी बहुत लगता है और पैसा भी बहुत लगता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए डेवलपर्स को इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बीच में कस्टमर सॉफ्टवेयर में कोई परिवर्तन करने को कहता है तो इन परिवर्तनों को करने में बहुत समय और पैसा लग जाता है, ठीक है ना। अब दोनों ही मॉडल में यदि हम देखते हैं, वाटरफॉल मॉडल में या इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में हम देखते हैं तो वही है कि आप किसी दूसरे फेज़ में हैं या तीसरे फेज़ में हैं और आपको पहले फेज़ में आपको रिक्वायरमेंट्स में ही कोई चेंजेस करने हैं, कस्टमर को आपकी रिक्वायरमेंट्स में ही कोई परिवर्तन आ गया तो अब आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं और अब आप तीसरे फेज़ पे पहुंच चुके हैं। तो अब वहाँ तक पहुंचने में उतना जितना समय लग गया, जितनी एनालिसिस की गई, अब उसमें फिर से एनालिसिस करनी है तो उसमें समय भी लगेगा और फिर पैसा भी लगेगा। तो इस वजह से हमारा ये मॉडल थोड़े से
कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो गए, ठीक है ना। अब इसके इन सभी कमियों को पूरा करने के लिए फिर 1990 के दशक में एजाइल मॉडल को प्रस्तुत किया गया कि हमें इन सभी समस्याओं को ना झेलना पड़े, मतलब जिसमें हमें समय कम लगे और पैसा भी हमारा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यदि एजाइल मॉडल का डायग्राम देखें तो ये हमारा SDLC के ही डायग्राम जैसा है बिल्कुल, और उसके पेजेस भी सेम वैसे ही हैं। रिक्वायरमेंट कलेक्शन, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ठीक है, मेंटेनेंस, उनमें कोई ख़ास परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसके यूज़ करने में परिवर्तन है ये, ठीक है। फेजेस वही हैं तो इसलिए हमने फेजेस को डिस्क्राइब उतना ही किया है। एजाइल मॉडल में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के छोटे इंक्रीमेंटल भागों में बांट दिया जाता है। अब जिसमें कोई प्रोजेक्ट हमारा है, चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा प्रोजेक्ट हो, उसको हमने छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया, वही छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। इसमें और जब इन मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि कौन सा मॉड्यूल इसमें सबसे आसान है या जल्दी हो जाएगा, तो उसको सबसे पहले डेवलप किया जाता है। फिर उसके बाद उससे आगे के मॉड्यूल्स को डेवलप किया जाता है। फिर प्रत्येक इंक्रीमेंटल भाग को इटरेशन पर विकसित किया जाता है कि जिन जिन मॉड्यूल में आपको इंक्रीमेंट करना है ना, नया कुछ ऐड करना है, तो फिर वहाँ पर इटरेशन की प्रोसेस की जाती है। प्रत्येक इटरेशन को छोटा रखा जाता है, वही कि आपको जब वापस से प्रोसेस करनी है तो उस इटरेशन को छोटा रखा जाता है कि जिससे उसे हम आसानी से मैनेज कर सकें। यदि इटरेशन हमारे लॉन्ग टाइम तक चलेगा तो फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसके लिए एक टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स की जाती है कि भाई आप इटरेशन कर रहे हैं तो आपको एक टाइम के अकॉर्डिंग ही इटरेशन करना है। एक समय में केवल एक ही इटरेशन को प्लान, डेवलप और डिप्लॉय किया जाता है। जब आप इटरेशन कर रहे हैं, किसी फेज़ में आपने इटरेशन किया, मान लो सेकंड फेज़ में आप इटरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, तो जब तक आप उस इटरेशन को प्लान, डेवलप और डिप्लॉय कर लेते हैं तभी आप फिर दूसरे इटरेशन पर जा पाएंगे। एजाइल मॉडल के प्रमुख नियम हैं जो इस प्रकार हैं। कुछ नियम है उसके अकॉर्डिंग हमारा एजाइल मॉडल काम करता है। जैसे कि पहला है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के समय कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ये मॉडल कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्पोर्टेंस देता है और सभी मॉडल को ही देना चाहिए, क्योंकि कस्टमर जैसी रिक्वायरमेंट्स देता है तो जब उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं होगी तो फिर वो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन फिर उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा जैसा उसे करना चाहिए। तो यहाँ कस्टमर और सब डेवलपमेंट टीम का कम्युनिकेशन देखा जाता है। और फिर जब डेवलपमेंट टीम हमारी तैयार हो जाती है तो उसमें एक फिर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है जो कस्टमर की तरफ से उसको रिव्यू करेगा, फीडबैक करेगा। जब किसी इटरेशन को पूरा कर लिया जाता है तो जो हमारे डेवलपमेंट टीम है, स्टैक होल्डर हैं, जो सिस्टम एनालिस्ट है वो, और कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव उसे रिव्यू करते हैं और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसे इवैल्यूएट करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए वर्किंग सॉफ्टवेयर का डेमो दिया जाता है, अर्थात इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर आधारित नहीं रहते। अब कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है, यदि हमारे पास और हमारी टीम के पास या सिस्टम एनालिस्ट की टीम के पास कोई सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई वर्किंग सॉफ्टवेयर हैं जो अभी काम कर रहे हैं और उसी तरीके की रिक्वायरमेंट्स उनके पास आ जाती है, मतलब ये ऐसे देख सकते हैं कि ऑलरेडी कोई टीम ऐसे ही प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जैसा कस्टमर को चाहिए, या उसमें थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन उनका अलग होगा, तो उनको वही प्रोजेक्ट दिखा दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट इस तरीके से काम कर रहा है। अब आप इसको देख के भी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या चाहते हैं। सॉफ्टवेयर के इंक्रीमेंटल वर्जन को कुछ हफ्तों बाद कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को डिलीवर करना पड़ता है। जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर बन गया है, अब उसमें हमने इंक्रीमेंटल वर्जन, मतलब वही उसमें कोई वृद्धि करके हमने नया वर्जन तैयार किया है, तो उसको कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है जिससे वो उसको एनालाइज कर सके और फिर उसका रिव्यू और फीडबैक कर सके। इस मॉडल में ये भी देखा जाता है कि जो डेवलपमेंट टीम है वो ज़्यादा बड़ी ना हो, कम से कम लोगों में टीम बने, एक लिमिटेड लोगों में टीम बने, जिससे कि उन लोगों में कम्युनिकेशन आसानी से हो सके, फेस टू फेस वो कम्युनिकेट कर सकें। एजाइल मॉडल इस बात पर फोकस करता है कि सॉफ्टवेयर में जब भी कोई चेंजेस करना हो तो उसे जल्दी ही पूरा कर लिया जाए। मतलब कि जैसे कोई परिवर्तन करना है किसी फेज़ में, यह आ गया कि यहाँ पर इस
परिवर्तन की ज़रूरत है तो वो उसे फिर जल्दी ही कर लिया जाए, जिससे कि हमारा समय ना वेस्ट हो। एजाइल डेवलपमेंट में 2 प्रोग्रामर्स एक साथ काम करते हैं। एक प्रोग्रामर कोडिंग करता है और दूसरा उस कोड को रिव्यू करता है। दोनों प्रोग्रामर्स अपने कामों को बदलते रहते हैं, मतलब कोई भी 2 प्रोग्रामर हैं तो कोई भी कोडिंग कर सकता है और कोई भी रिव्यू कर सकता है, लेकिन एक समय में एक कोडिंग करेगा और एक रिव्यू करेगा, जिससे कि उस कोड की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। एजाइल मॉडल के लाभ, वही इसमें 2 प्रोग्रामर एक साथ काम करते हैं, जिससे कोडिंग बहुत ही अच्छी होती है और इसमें बहुत ही कम गलतियाँ होती हैं, क्योंकि अब 2 प्रोग्रामर काम कर रहे हैं तो फिर एरर और बग्स बहुत कम ही होंगे। इसमें कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को प्रत्येक इटरेशन का आइडिया होता है, जिससे वह रिक्वायरमेंट को आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। अब जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बिल्कुल कस्टमर के अकॉर्डिंग ही रहते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं कि कहाँ के मतलब इस प्रोसेस में कहाँ इटरेशन की ज़रूरत है, तो वो आसानी से करवा सकते हैं। इसमें नियम बहुत कम होते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन भी ना के बराबर होता है। वही इसमें नियम बहुत ज़्यादा नहीं रखे गए हैं, कस्टमर को ही वरीयता दी गई है। टीम वर्क पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जो टीम मेंबर्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो उनका कम्युनिकेशन किस तरीके से चल रहा है सारी प्रोसेस को करने के दौरान, तो उन सब पर भी ध्यान दिया जाता है। यह डेवलपर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। जो डेवलपर्स हैं, जो टीम है, वो अपने अपने मॉडल को आसानी से कर पाती है। इससे हानि क्या क्या हो सकती है कि यह कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी को हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि टीम मेंबर ज़्यादा नहीं होते और मॉडल्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसमें यदि कोई कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी आ जाती है तो फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की कमी की वजह से डेवलपमेंट में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि अब जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है वो जितनी इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही कार्य होता है। कई बार फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाता है, तो इस वजह से भी डेवलपमेंट में थोड़ी समस्या आ जाती है। यह ज़्यादातर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव पर निर्भर रहता है। यदि कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव कोई गलत सूचना दे देता है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो फिर पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर गलत हो सकता है। इसमें केवल एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स ही कोई निर्णय ले सकते हैं, नए प्रोग्रामर्स कोई निर्णय नहीं ले सकते। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की शुरुआत में सॉफ्टवेयर को बनाने में कितना एफर्ट और टाइम लगेगा इसका भी पता नहीं होता है। इसलिए हर मॉड्यूल पर काम करना और उसको देखना समझना क्योंकि बार बार क्या होता है, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अब कभी भी कोई भी परिवर्तन बता सकते हैं किसी भी फेज़ में, ठीक है। अब वहाँ पर रिसोर्सेज भी लग सकते हैं, ठीक है, वहाँ समय भी लग सकता है। तो इसके हिसाब इसी के कारण समय और पैसे की कोई निर्धारित नहीं होता। ऐसी कुछ एजाइल एसडीएलसी मॉडल्स हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि सीरम है, क्रिस्टल मैथोडोलॉजीज़ है, डीएसडीएम है, फीचर ड्राइवन डेवलपमेंट, लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। अब है प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के प्रोटोटाइप का निर्माण किया जाता है। अर्थात सर्वप्रथम प्रोटोटाइप का निर्माण होता है, तत्पश्चात प्रोटोटाइप पर आधारित अंतिम प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। मीन्स कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर करी हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन बनाया, फ्लो चार्ट बनाया कि कैसे हमारा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसमें इनपुट कैसा होगा, आउटपुट कैसा होगा, प्रोसेसिंग कैसी होगी, उसका इंटरफेस कैसा दिखेगा। तो उसका एक छोटा रूप प्रोटोटाइप के रूप में बनाया जाता है और कस्टमर को फिर वो दिखाया जाता है और उसके सेटिस्फेक्शन के आधार पर फिर डेवलपमेंट का काम होता है। वाटरफॉल मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए प्रोटोटाइप मॉडल को विकसित किया गया था, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में रिजिडिटी की वजह से बहुत समस्या होती थी कि आपको एक फ़ेज़ कंप्लीट करना है और फिर आप दूसरे फ़ेज़ पे जा सकते हैं। पहले फ़ेज़ में कोई परिवर्तन यदि बच भी जाता है, कोई चूक रह जाती है, तो फिर आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्रोटोटाइप मॉडल को प्रस्तुत किया गया कि आप पहले जो भी आपकी का प्रोडक्ट है, जो भी आपका मेन प्रोडक्ट है, जो आपका आउटपुट निकल के आना चाहिए, तो आप उसको एक प्रोटोटाइप के रूप में आप पहले ही देख लें, डेवलपमेंट से पहले ही समझ लें कि आपका प्रोडक्ट इस तरीके से दिखेगा, उसका डिज़ाइनिंग ऐसा होगा, उसका इनपुट और आउटपुट इस तरीके से आएगा, उसका इंटरफेस ऐसे दिखाई देगा।
यदि आपको यहाँ कोई परिवर्तन करना है तो वो आसान हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट के बाद फिर उसमें कोई परिवर्तन हम कर नहीं सकते। तो डेवलपमेंट से पहले ही प्रोटोटाइपिंग की स्टेज पर ही उसको देख लिया जाता है। तो इस वजह से ये वाटरफॉल मॉडल की कमी यहाँ पर दूर हो जाती है, जो यहाँ उसमें ये नहीं मिलती। इस मॉडल का उपयोग तब किया जाता है जब हमें रिक्वायरमेंट्स का ठीक से पता नहीं होता। वही हमें पूरी तरीके से रिक्वायरमेंट्स नहीं पता होती, हम कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स के आधार पर ही अपना प्रोटोटाइप तैयार करते हैं और उसके अनुसार ही डेवलपमेंट करते हैं। जब प्रोटोटाइप तैयार होता है तो उसमें फिर डिसाइड हो जाता है कि हाँ, हमें और क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, इसमें हमें और क्या फीचर्स और फंक्शंस चाहिए। इस मॉडल की विशेषता यह है कि ये इसे दूसरे मॉडल के साथ में भी प्रयोग कर सकते हैं। हम किसी भी मॉडल के साथ इसको प्रयोग में ला सकते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल को। तो पहले हम उसको प्रोटोटाइप तैयार कर लेंगे उस प्रोडक्ट का, और फिर प्रोटोटाइप के आधार पर ही डेवलपमेंट करेंगे। इस मॉडल में एक समस्या यह है कि एंड यूजर्स अगर प्रोटोटाइप मॉडल से संतुष्ट नहीं होते हैं तो दोबारा प्रोटोटाइप मॉडल बनाया जाता है। इस मॉडल में बहुत पैसा और समय भी लग जाता है। जैसे डायग्राम से देख सकते हैं हम प्रोटोटाइप मॉडल के इनिशियल रिक्वायरमेंट्स, वही हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स हम कस्टमर से लेते हैं, ठीक है। उसके आधार पर हम एंटर करते हैं एक साइकिल में, जिसमें पहला फेज़ है डिज़ाइन। हम रिक्वायरमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं। जब वो डिज़ाइन फेज़ हो जाता है हमारा कि हमें कैसा कैसा क्या क्या मॉड्यूल चाहिए, क्या फंक्शन चाहिए, क्या फीचर्स चाहिए, कैसा इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा, प्रोसेसिंग कैसी होगी, इंटरफेस हमें कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन कर लेते हैं और डिज़ाइन को हम एक छोटे प्रोटोटाइप के रूप में बना लेते हैं, जो कस्टमर उसको विजुअलाइज़ कर सके, कस्टमर उसे देख के समझ जाए कि हाँ, मेरी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बिल्कुल इसी तरीके से थी, या इसमें हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं, है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार कर दिया, और वही कस्टमर इवैल्यूएशन, जब कस्टमर इवैल्यूएशन पे जब आते हैं तो वही कस्टमर इवैल्यूएशन में यही चेक करता है वो, कि कस्टमर ये देखेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट सही थी, उसके अकॉर्डिंग प्रोटोटाइप सही बना हुआ है और ऐसा ही उसको अपना प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा और फिर हम डेवलपमेंट फेज़ में आ जाएंगे, डेवलपमेंट से टेस्टिंग और टेस्टिंग से फिर इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस, ठीक है। जब यहाँ कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फिर कस्टमर अपना रिव्यू और अपडेशन देता है कि मेरा जो रिक्वायरमेंट्स बताई थी और मैं ये जब प्रोटोटाइप देख रहा हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन अब मुझे इसमें ये भी ऐड करने की ज़रूरत लग रही है। प्रोटोटाइप देख के मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें ये फ़ीचर भी होना चाहिए, है ना, इसमें ये चीज़ भी ऐड होनी चाहिए। तो फिर वो रिव्यू अपडेशन दे देता है, देन फिर डिज़ाइन में जाता है, फिर डिज़ाइन से फिर प्रोटोटाइप बनता है और फिर कस्टमर के पास आता है जो उसने रिव्यू और अपडेशन दिया था उसके बाद। तब कस्टमर देखता है कि हाँ, अब ठीक है, तो वो सेटिस्फाइड। फिर डेवलपमेंट, टेस्टिंग और मेंटेनेंस, नहीं फिर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो फिर से अपना रिव्यू और अपडेशन देता है। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो इसके साथ ये क्या हो जाता है कि प्रोटोटाइप मॉडल में हमें कई बार बहुत समय लग जाता है, बहुत पैसा लग जाता है, और कई बार कम समय में भी काम हो जाता है। इसमें वही चरण थे: रिक्वायरमेंट गैदरिंग, बिल्ड द इनिशियल प्रोटोटाइप, रिव्यू द प्रोटोटाइप एंड रिवाइज एंड इम्प्रूव द प्रोटोटाइप। धन्यवाद।